सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे पापा ने मेरी शादी एक डॉक्टर से कर दी। मेरा डॉक्टर पति मेरे पास बिल्कुल नहीं आता और मुझे कहता, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं बहुत हैरान होती उसकी बात पर। जब मुझे डिवोर्स ही देना था तो फिर मेरे साथ शादी क्यों किया। एक रोज़ मेरे डॉक्टर पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया और साथ में पैसों का भरा हुआ एक बैग भी दे दिया। मैंने अपनी दूसरी शादी कर ली। फिर एक रोज़ मेरे पहले पति डॉक्टर की बहन मेरे घर आई और बताया कि तुम्हारे डॉक्टर पति की मृत्यु हो गई है और वे वसीयत के हिसाब से तुम्हारे लिए एक बैग छोड़कर गया है। मुझे लगा कि इस बार भी पहले की तरह पैसों से भरा हुआ बैग होगा। मैं नंद के साथ चली गई, मगर जैसे ही वह खोल कर देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसमें तो मेरा नाम आरजू है। मेरी उम्र 28 साल थी। आज घर में शोक का दिन था, क्योंकि मेरी बाजी का 5वां रिश्ता टूट चुका था। रिश्ता टूटने की वजह यह नहीं थी कि हमारी बहन में कोई कमी थी, बल्कि रिश्ता टूटने की वजह हमारी गरीबी थी, जो मेरी बहन की शादी के रास्ते में टांग अड़ाकर बैठी थी। रिश्ता वाले आते, रिश्ता पक्का कर जाते, लेकिन फिर दहेज का मामला फंस जाता, जिसे देने की हमारी हैसियत नहीं थी। इस वजह से हमें रिश्ता ख़त्म करना पड़ता। मेरे पापा एक्सपोर्ट में सिलाई फैक्ट्री में काम करते थे। सिर्फ इतने पैसे कमा लेते थे जिसे हमारा घर का गुजारा हो जाता था। अगर दहेज बनाने बैठते तो हमें 3 वक्त की रोटियां भी ना मिलती। वे बहुत परेशान थे। मैं उन्हें हौसला दे रही थी कि पापा आप परेशान ना हो, खुदा सब ठीक करेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझ पर क्या आफत आने वाली थी। मेरी बहन सकीना की उम्र 30 साल हो गई थी। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। मैं सोचने लगी, क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। जैसे ही मैं आराम करने के लिए कमरे में जाने लगी, मुझे मम्मी ने आवाज़ दी। मम्मी कहने लगी, जल्दी से रोटियां पका दो। ये सुनकर मैंने अपना सर पकड़ कर बैठ गई और मैंने धीरे से मना करते हुए कहा, मम्मी मुझसे रोटियां नहीं बनेंगी, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द है। आप प्लीज़ आज सकीना बाजी से कह दें। मेरी बात सुनकर मम्मी गुस्सा करने लगी। उन्होंने कहा, रोटियां तुम ही बनाओगी? तुम्हें कुछ एहसास है? तुम्हारी बाजी पे किस गम में है? लेकिन तुम्हें तो कोई एहसास नहीं है। मम्मी की बातें सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गई। आज पहली बार नहीं था तो हमेशा मुझे इसी तरह डांटती रहती थी, बल्कि शुरू से ही वह मुझसे इसी तरह ही डांटती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बात में सच्चाई थी कि मेरे साथ उनका शुरू से ही इसी तरह का व्यवहार था। मुझे लगता था कि मम्मी और पापा मुझसे ज़्यादा सकीना बाजी से मोहब्बत करते हैं, जैसे मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। मगर ये बात मैंने कभी किसी से नहीं कही थी। फिर मैं खुद को कहती थी कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मम्मी पापा सब बच्चों से एक सा ही मोहब्बत करते हैं। जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मेरा वहम है। ये सोचकर मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी। मैं अपने सर दर्द को भूल चुकी थी। रोटियां पकाकर मैंने खाना खाया और फिर अपने कमरे में आराम करने लगी। मेरे साथ सकीना बाजी सोती थी। मैंने उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि सकीना बाजी, आप परेशान ना हो, खुदा आपके लिए कोई ना कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर भेज देगा। उन्हें समझा रही थी, लेकिन मेरी बात पर ना हाँ कर रही थी और ना ही ना बोल रही थी। बस उन्होंने इतना कहा, लाइट बंद कर दे, मुझे सोना है। मैं उठकर लाइट बुझा दी और खुद भी सोने की कोशिश करने लगी। मुझे पूरा यकीन था धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत तो ये थी अब कुछ भी ठीक होने वाला नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि कल का सूरज मेरे लिए कितना तूफान लेकर आने वाला था। अगले दिन भी परेशानी से ही दिन की शुरुआत हुआ था। मैं दिन रात खुदा से दुआएं करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। एक हफ्ते में सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सकीना बाजी और मम्मी पापा बहुत खुश हो गए थे। आज तो इतवार का दिन था, इसलिए पापा घर पर ही थे। सामने मम्मी बैठी हुई थी। पापा कहने लगे, बेगम मैंने आरजू के लिए रिश्ता देखा है। सकीना की शादी नहीं हो रही तो छोटी की शादी कर देते हैं। लड़का डॉक्टर है और मैंने हाँ भी कर दी है। बस तुम शादी की तैयारी करो। पापा की बात सुनकर मुझ समेत मम्मी और बाजी सभी हैरत में पड़ गए। उन्होंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? बड़ी बेटी के रिश्ते दहेज ना होने की वजह से टूट जाते हैं। ऐसे में हम छोटी को कैसे दहेज देंगे?
ये सुनकर पापा कहने लगे, टेंशन ना लो, लड़के वाले बहुत अमीर हैं, उन्होंने किसी दहेज की मांग नहीं की है। तुम शादी की तैयारी करो, 1 हफ्ते में ही हम आरजू को विदा कर देंगे। ये सुनकर मम्मी को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगीं, आपको अपनी बेटी के बारे में पहले सोचना चाहिए था, अभी आरजू बहुत छोटी है। मम्मी ने ऐतराज़ किया, लेकिन पापा ने उनकी एक ना सुनी। इस बात पर पापा बिल्कुल अड़े रहे। मेरी शादी पहले होगी, ये बात सुनकर मैं भी बहुत परेशान हुई थी। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, सकीना बाजी की शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं करनी थी। लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन मिटा सकता है। मेरी मम्मी पापा से कह रही थी कि लड़के वालों को घर बुला लिया जाए ताकि मिल बैठकर उनसे बात की जाए। पापा इस बात पर राजी ना हुए। फिर मम्मी कहने लगी, लड़के की तस्वीर दिखा दो, मगर पापा ने लड़के की तस्वीर भी नहीं दिखाई। पापा का कहना था कि शादी के बाद ही लड़के को देख लेना। पापा ने ये भी बताया उन्होंने शादी की तारीख भी तय कर दी है। 4 दिन बाद मेरी शादी है और शादी में किसी को नहीं बुलाया जाएगा। थोड़े ही आदमी आएंगे और निकाह के बाद विदा हो जाएगी। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन मैं चाहती थी कि अगर लड़का अमीर है तो धूमधाम से शादी होनी चाहिए। लेकिन खैर, अब क्या हो सकता था। शादी की तैयारियों में सब बिजी हो गए। मुझे अपनी शादी की खुशी भी हो रही थी और अफसोस भी हो रहा था, मगर मैंने किस्मत का लिखा हुआ कबूल कर लिया। आखिर निकाह का दिन भी आ गया। लड़के के घर वाले भी आ गए। लड़के की सिर्फ छोटी बहनें आई थीं, जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी लग रही थी। उनके अलावा कुछ लोग और भी आए थे। हैरानी थी कि शादी में इतने कम लोग क्यों। दूल्हा अभी तक नहीं आया था। मेरी नंदे मेरी बहुत तारीफ कर रही थी। पापा मुफ्ती साहब को लेकर आ गए थे। दूल्हे का पूछा तो पापा कहने लगे, दूल्हा दुल्हन एक साथ नहीं बैठेंगे। आरजू भी अपने दूल्हे को ससुराल जाकर ही देखेगी। पापा की शर्त सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। पता नहीं वह ऐसा क्यों कर रहे थे। खैर, मेरा निकाह शुरू हुआ। दूल्हा दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। मेरा हक महर 10 लाख रुपए था जो दूल्हे ने नकद दिया था। मैंने 3 बार कबूल किए और निकाह हो गया था। और फिर उसके बाद मुफ्ती साहब ने दूसरे कमरे में चले गए, जहां मेरे डॉक्टर पति, जिनका नाम आसिम था, उन्होंने भी कबूल कहा। हमारा निकाह हो चुका था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, जहां सिर्फ मेरी बहन और पापा थे। पापा कहने लगे, बेटा, हमारे हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। पैसों का बड़ा मसला है। काश हमारे हालात अच्छे होते तो तुम्हें ढेर दहेज देकर विदा करता। पापा की बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने हाथ में जो पर्स पकड़ा हुआ था उसमें से हक मेहर के मिले हुए 10 लाख रुपए निकाले और पापा को दे दिए। मैंने उनसे कहा, पापा ये लो, शायद इन पैसों से आपकी मदद हो जाए। मेरे कहने पर पापा ने झट से वह पैसे ले लिए और कहने लगे, इस बारे में किसी को नहीं बताना कि तुमने मुझे पैसे दिए। मैंने पापा से वादा किया कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। फिर अब रात हो गई थी। मैं अपने दूल्हे और नंद के साथ विदा हो गई। मेरी नंद ने मुझे बताया कि मेरे सास इस दुनिया में नहीं हैं। नंदे भी शादीशुदा थीं। मेरा पति का घर भी काफ़ी शानदार था। 2 घंटे बाद गाड़ी एक बंगले के पास आकर रुक गई। बंगले के इतने बड़े बड़े दीवार देखकर मेरी तो आंखें हैरत से फैल गई थी। पूरा बंगला बाहर से किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। सजावट देखकर मैं काफ़ी खुश हुई थी। मैंने सोचा, जो बंगला बाहर से इतना खूबसूरत है वह अंदर से कितना हसीन होगा। सच कहूँ तो मैं अपनी सारी परेशानियाँ भूल बैठी थी। मेरी शादी इतने अमीर घराने में हो गई, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में अपने पापा को दुआएं देने लगी। मैंने सोचा, माँ बाप अपने बच्चों के साथ अच्छा ही करते हैं, जैसे मेरे पापा ने मेरे साथ किया था। उन्होंने मेरी शादी वाकई बहुत अच्छे घराने में की थी। खैर, मेरी नंद मुझे मेरे कमरे में बिठाकर चली गई। कमरा बहुत खूबसूरत सजाया गया था। मुझे बस अपने डॉक्टर पति की आने का इंतज़ार था। मैं उसको देखना चाहती थी। मेरे दिल में आया कि वह घर इतना खूबसूरत है, इसलिए मेरा पति भी उतना ही खूबसूरत होगा। मुझे भूख भी नहीं लगी थी। यहाँ के ऐसे शान शौकत देखकर मेरी तो खुशी के मारे भूख ही खत्म हो गई थी। पूरे 11 बज चुके थे। कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने जल्दी से घूंघट निकाल लिया और चेहरा छुपा लिया। मैं मुस्कुरा रही थी। मुझे कमरे में अपने पति की चलने की
आवाज़ आई। वह अब मेरे सामने आकर बैठ चुका था। मैं शर्मा रही थी और उसके घूंघट उठाने का इंतज़ार कर रही थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और मेरा घूंघट उठाया। मैंने शर्मा कर एक नज़र उसको देखना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे हैरत का झटका लगा और मेरी निगाहें उस पर सहम गई थी। वजह ये नहीं थी कि वह बहुत खूबसूरत था, बल्कि वजह ये थी वह करीब करीब मेरे पापा के उम्र का बूढ़ा आदमी था, जिसकी दाढ़ी और बाल सफ़ेद थे। आज हमारा निकाह हुआ है और यकीनन तुम खुश भी होगी। उस बूढ़े आदमी की भारी आवाज़ सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा पति है कहाँ। मैं 28 साल की और कहाँ ये 60 साल का आदमी। मेरा दिल किया मैं ज़ोर ज़ोर से चीख मारूं। ये मेरे साथ क्या हो गया था? इतना बड़ा धोखा मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं अपने पापा से सवाल करना चाहती थी, उन्होंने मेरे साथ कैसा मजाक किया था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि मुझे अपने पापा से बात करनी है। मेरा फ़ोन भी घर पर ही रह गया था। डॉक्टर आसिम ने अब गुस्से में मेरी तरफ देखने लगा। उसके माथे पर तेवर चढ़ गई और कहने लगा, देखो आरजू, अब तुम मेरी पत्नी हो। अब तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं तुम्हें करने को कहूँगा। तुम अपने घर वालों से ना ही कभी मिलोगी और ना ही कभी उनसे बात करोगी। ये समझो तुम्हारा वास्ता अब तुम्हारे घर वालों से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। वह गुस्से में कहकर चुप हो गया, जबकि मैं बेसहारा होकर रोने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ये सब क्या हुआ है, क्योंकि मेरे साथ ये जुल्म मेरे बाप ने किया था। मेरा दिल कर रहा था मैं अभी यहाँ से भाग जाऊँ और अपने घर जाकर पापा से सवाल करूं। मुझे रोता देखकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैं दुआएं कर रही थी वह बूढ़ा डॉक्टर मेरे कमरे में कभी ना आए। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस बूढ़े डॉक्टर को मैंने कहीं देखा है, और कहाँ देखा है ये मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने गुस्से में अपनी ज्वेलरी नोच कर और ज़मीन पर फेंक दी। रोते हुए मैंने अपना निकाह का जोड़ा उतार कर इधर उधर फेंक दिया। मैंने सोच लिया था कि यहाँ से भाग जाऊंगी और कल अपने घर वापस चली जाऊंगी। मुझे इस आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना था। अगला दिन आया तो मैं देर तक न जाने कैसी सोती रही थी। शायद सदमे की वजह से मुझे नींद बहुत आई थी। मैं कमरे में बाहर निकली तो मेरा पति मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गया। जब उसने ये देखा कि कमरे में जगह जगह ज्वेलरी बिखरी पड़ी है और मेरे कपड़े भी तितर बितर होकर बिखरे हुए हैं, उसने बेरहमी से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बालों से पकड़कर कहने लगा, कमरे की सफाई करो। मैं उसे डर गई थी। उसने मुझे पूरे कमरे की सफाई करवाई और फिर पूरे घर की सफाई करवाई। मैं थक गई थी और रोती जा रही थी। जब मैं तेज़ आवाज़ में रोती तो वह मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देता। मुझे मजबूरन चुप होना पड़ता था। दिल में उसे बद्दुआएं दे रही थी। घर के बाहर चारों तरफ गार्ड खड़े थे, जो हर वक्त आने जाने वाले पर नज़र रखते थे। मेरा बूढ़ा पति हर वक्त घर पर ही रहता था। उसने घर पर ही अपना क्लिनिक बना रखा था। वह ज़बरदस्ती मुझसे काम करवाता था और खाना बनवाता। एक हफ्ता यूं ही बीत गया। अब मैं बहुत परेशान हो गई थी। उसके जुल्म से बीमार भी हो गई थी। मैं किचन में खाना बना रही थी। बूढ़ा किचन में आ गया। वह जब भी मुझ पर जुल्म करता तो मेरी तस्वीर खींच लेता और कहता, तुम्हारे माँ बाप को भिजवा दूंगा, ताकि वे तुम्हारा हाल देखकर फिर उन्हें पता चलेगा किसी की बेटी के साथ कैसे किया जाता है। मुझे उसकी बात कुछ भी समझ में नहीं आती थी। बस मैं रोती रहती थी। इस तरह 1 महीना बीत गया। मैं इस बात पर भी अफसोस कर रही थी कि मेरा हाल जानने के बावजूद भी मेरे घर वाले क्यों नहीं मुझसे इस जालिम इंसान से बचाने आ रहे हैं। एक बात तो अच्छी थी, वह बूढ़ा आदमी मेरे करीब नहीं आया था। उसने कभी मुझसे छुआ तक नहीं था। बस मुझे मारने के लिए ही वह हाथ उठाता था। 6 महीने ऐसे ही बीत गए। अब तो मुझे उसकी मार की आदत सी हो गई थी। मेरे कोई काम में गलती हो जाती तो मुझे मारने लगता। मैं बस रोती रहती थी। ना ही उस घर के से भागकर अपने घर आ सकती थी और ना ही अपने घर वालों से कुछ बात कर सकती थी। पता नहीं वह किस हाल में थे। 1 महीना बीत गया, मगर इस महीने में पहले से कुछ ठीक था। डॉक्टर आसिम ने अब मुझे मारना पीटना छोड़ दिया था।
मैं उसके बदलते हुए रवैये पर गौर कर रही थी। ऐसा कैसे हो गया था मुझे समझ नहीं आया। मैं यही सब सोच रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो मैं डर गई थी। मुझे लगा वह मारने आया है। मुझे डरता देखकर वह मुस्कुरा दिया और फिर कहने लगा, डरो मत आरजू, मैं तुम्हें अब कभी नहीं मारूंगा। बस थोड़े दिन इंतज़ार करो, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर उसने सच में मुझे कुछ दिन बाद डिवोर्स दे दी और एक बड़ा बैग भी दिया। उसमें काफ़ी पैसे थे। मैंने अपना सामान पैक करने लगी। उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा, अपने माँ बाप के घर जाऊंगी। ये सुनकर वह कहने लगा, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बहन शादी के 2 महीने बाद ही ओमान जा चुके हैं। इस बात को सुनकर मैं तो बिल्कुल दंग रह गई। मुझे लगा वह झूठ बोल रहा है। मैं उसकी किसी बात का यकीन किए बिना घर से निकल गई। अपने घर पहुंची, लेकिन मैंने देखा वह घर बिक चुका था। वहां पर अब कोई भी नहीं रहता था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे पास मम्मी पापा से बात करने का अब कोई रास्ता नहीं था। मैं हैरान थी, वह तीनों किस तरह ओमान जा सकते थे। मैं बहुत रोई थी। अचानक मेरी नज़र डॉक्टर आसिम पर पड़ी। वह मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। हाँ, मुझे देखकर कहने लगा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है और तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। उस बात को सुनकर मैं उस पर गुस्सा करने लगी। मैंने उससे कहा कि आपकी वजह से ये सब हुआ है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपकी वजह से मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब अगर आपने मेरी ज़िंदगी में कोई भी दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मैं चीख चीख कर बोल रही थी। लोग मेरी तरफ देख रहे थे। वह बूढ़ा डॉक्टर शर्म से वहाँ से चला गया। मैं रोती बिलखती सड़क पर घूमने लगी। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपनी दोस्त अंजुम के घर आ गई। मैंने अपनी दोस्त से सारी बात बताई। उसका भाई सागर एक घर में रहते थे। उनके माँ बाप की भी मृत्यु हो चुकी थी। मैंने उनसे बातचीत की। मैंने अपने पूरा बर्बादी का किस्सा सुनाया तो उसने मुझे अपने घर में रख लिया था। 1 महीना में सोच में डूबी रही। मुझे अपने घर वाले की बहुत याद आ रही थी। मैं उनसे मिलना चाहती थी। पता नहीं उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए थे जो वे लोग ओमान चले गए थे। समय बीतता गया। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे अपनी सहेली अंजुम का भाई सागर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। न जाने क्यों मैं उसके लिए अलग जज्बात दिल में रखने लगी थी। आज मेरी सालगिरह थी। अंजुम मेरी सालगिरह मनाकर मेरे चेहरे पर खुशी लाना चाहती थी। उसने धूमधाम से मेरी सालगिरह मनाई और उसी दिन अपनी ये ख्वाहिश बताई कि वह मेरी शादी अपने भाई से करना चाहती है। ये खबर सुनकर तो मैं वाकई हैरान थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था उसके भाई सागर की भी यही ख्वाहिश थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक होने वाला है। मैंने अंजुम को हाँ कर दी थी। मैंने उसे कहा, मुझे तुम्हारी बात पर कोई एतराज़ नहीं है। खैर, मेरी इद्दत पूरी होने वाली थी। शादी की तैयारियां शुरू हुई। आज रात में खुशी के मारे सो भी नहीं पा रही थी। अचानक मुझे अपने डॉक्टर पति का ख्याल आया। मैं एक झटके से उठ बैठी। मुझे याद आ गया मैंने डॉक्टर को कहाँ देखा था। उसे मैंने कुछ महीने पहले ही एक अस्पताल में देखा था, जब मैं मम्मी और पापा के साथ अपनी दवाई लेने गई थी। मुझे तो जानकर निहायती हैरत हुई। न जाने मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिन इसी तरह बीत गए थे और यूं मेरी शादी हो गई। शादी की रात कमरे में मेरा दूसरा पति सागर आया। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी और वह भी मुझसे मोहब्बत करता था। मैंने उसका हाथ थाम लिया और उससे कहा, सागर, हमेशा तुम मेरे साथ रहना। तुम्हारे और अंजुम के सिवा मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। मेरी आंखों में ये कहते हुए आंसू आ गए। सागर ने मेरे आंसू साफ किए और कहने लगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं बहुत खुश हो गई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। अब तो सागर ने भी जॉब पर जाना शुरू कर दिया था। आज वीरवार था। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब सागर मेरे कमरे में आया और कहने लगा, आरजू, तुमसे कोई औरत मिलने आई है। मैं तो बिल्कुल शक में पड़ गई और फिर मैं ड्राइंग रूम में गई
तो देखा मेरी नंद आई थी। मैं हैरान हुई, उसे कैसे पता चला मैं यहाँ रहती हूँ। फिर हमें तन्हा छोड़कर अंजुम किचन में चाय बनाने चली गई। मैंने गुस्से में अपनी नंद से कहा, आप यहाँ क्यों आई हैं? मुझे आपसे नहीं मिलना। चली जाओ, मैंने नफ़रत से बोला था, क्योंकि मुझे डॉक्टर और उसकी बहनों से नफ़रत हो चुकी थी। मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, आरजू, डॉक्टर आसिम की मृत्यु हो गई है, उन्हें तुम्हारे लिए वसीयत छोड़ी है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता कल आ जाना। मेरे आगे हाथ जोड़कर रोते हुए बोलकर चली गई और फूट फूट कर भी रो रही थी। मैं तो हैरान रह गई थी। दिल में मुझे उसके मरने की खुशी भी हुई थी। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चल पाया था कि उस बूढ़े ने मुझसे शादी क्यों की थी। मेरी नंद कहने लगी, तुम कल आ जाओगी तो तुम्हें ये सब पता चल जाएगा। ये कहकर चली गई, जबकि मुझे परेशानी में डालकर चली गई। सोचा कि मैं कल घर चली जाऊंगी और देखूंगी वह बूढ़ा मेरे लिए क्या वसीयत छोड़कर गया है। कल जब मैं उसके घर गई तो मुझे मेरी नंद उसकी कब्र पर ले गई, लेकिन ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि उसकी कब्र पर मेरे बापा की तख्ती लगी हुई थी। मैंने नंद से पूछने के लिए नज़र उठाई तो डॉक्टर मेरे सामने आ गया था। हाथ जोड़कर कहने लगा, ये कब्र तुम्हारे बाप की है, वह मर चुका है। फिर डॉक्टर मुझसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें झूठ बोलकर इसलिए बुलाया क्योंकि अगर सच बता देता तुम यहाँ आती नहीं। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे बाप की पहली पत्नी का भाई हूँ। तुम्हारे बाप ने 2 शादियाँ की थी और मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादती की थी और उसने जान से मार डाला। तब से मैंने इरादा कर लिया था कि मैं तुम्हारे बाप से ज़रूर बदला लूँगा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वह कहीं गायब हो गया और यहाँ दिल्ली में आकर बस गया। मुझे उसकी कोई खबर नहीं थी। मैं एक डॉक्टर था। कई साल बाद वह तुम्हारी दवाई लेने एक अस्पताल में आया और वहीं पर मेरी मुलाकात तुम सबसे हुई। तुम्हारे बाप को पहचान गया था, मगर ये मुझे पहचान नहीं सका था। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं उसकी बेटी से शादी करूँगा और उसी की बेटी को वैसे ही तड़पाऊँगा जैसे उसने मेरी बहन को तड़पाया था। तुम्हारा बाप लालची आदमी था। जिस तरह उसने लालच में मेरी बहन से शादी की थी, उसी तरह उसे लालच देकर मैंने तुमसे शादी की। मैं तुम्हें दिन रात मारता, लेकिन उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह पैसों में खुश था। एक दिन तुम्हारे बाप ने खुद ही सच उगल दिया कि तुम उसकी सगी बेटी नहीं हो, बल्कि उसके एक मरे हुए दोस्त की बेटी हो। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत तुम्हारे साथ कर चुका हूँ। तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हें तलाक दे दूंगा और उस झूठे मक्कार आदमी को मौत के घाट उतार दूंगा। मैंने वैसा ही किया। मैंने तुम्हारे पापा कासिम को करोड़ों रुपए की चोरी के झूठे इल्ज़ाम में फंसाया और उसे जेल भिजवा दिया, जहां पर उसकी मौत हो गई। तुम्हारे माँ और बहन भी सच्चाई जानती थी। उन्हें भी उनके लालच की सज़ा मिल गई और वे कहीं छुप गई हैं। डॉक्टर अपनी बात ख़त्म कर चुका था, जबकि मैं अभी तक हैरान थी और मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। बूढ़े ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि घर वाले मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। जो भी था, उन्हें उनके लालच की सज़ा मिल गई थी और यही उनके लिए काफ़ी था। मैं बस सागर और अंजुम के साथ अब खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। अब यही लोग मेरी दुनिया थे। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैं गलत नहीं थी, वरना मेरा अंजाम भी ऐसा ही होता जैसे मेरे सौतेले माँ बाप का हुआ था। कुछ महीनों बाद मैंने अपनी सौतेली बहन और माँ को ढूंढ ही लिया था। उनका इस सब में कोई कसूर नहीं था। मैंने बड़ी बहन की शादी कर दी और माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगी। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Thanks for watching. Like and subscribe.